हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छा ही होंगे। आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। इसके लिए मैंने सोचा कि साल भर में जो भी पढ़ाई किए हैं हर एक चैप्टर का मैं एक आप लोग के बीच महा रिवीजन लेकर आऊंगा हिंदी का। और चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। और आज हम लोग चैप्टर 1 बातचीत पार्ट का रिवीजन करते हैं हम लोग, और देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या दिया है। एक भी पॉइंट हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा हुआ बातचीत पाठ। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वो आप लोग को मालूम ही होगा। 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। अक्सर पूछ देता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। और उनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। निवास स्थान उनका जान कहाँ था? उनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि उनका निधन कब हुआ था, उनका निवास स्थान कहाँ है। और उनके माता पिता का नाम आप लोग को बता दें कि उनका माता का नाम पार्वती देवी था और उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। चलिए आगे देखते हैं। इनका शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ है 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा पास करने के लिए होते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको लोग ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो संस्कृत का अध्ययन किया था वो कहाँ से किया था। तो मिशन स्कूल एंट्रेंस परीक्षा पास करके उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा किया था। नेक्स्ट देखते हैं उनके बारे में, क्योंकि यह अभी बाल कृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद से हम लोग बातचीत पार्ट पे आएंगे। तो पहले इसी से क्वेश्चन पूछ देता है। उन्होंने 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया, वहां पे पढ़ाई किए थे। उसके बाद से 1885 से उन्होंने सीबीएसई स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, यानी संस्कृत का पढ़ाई किए थे। उसके बाद से 1888 में कायस पाठशाला से इंटर कॉलेज में अध्यापक रूप में उन्होंने नियुक्त हुआ, यानी शिक्षक बने। और उसके बाद से वहां पे उनका स्वभाव अच्छा नहीं था, ऐसा बोला जाता है। इसमें लिखा भी है कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं था वहां से, तो वहां से निकल गए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में रचनात्मक सक्रियता उनका क्या क्या था। तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से प्रेरणा लेकर वो कविता लिखना या भी कुछ भी निबंध लिखना, उपन्यास लिखना स्टार्ट किया था। उस युग के कवि थे। तो उन्होंने 1700, ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग का पॉइंट है। प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसने निकाला? तो बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था। और कब निकाला था? 1877 ईस्वी में निकाला था। और उसके बाद से है कि प्रारंभ किया निबंध से इसे 33वें वर्ष तक चलाते रहे। आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट में 1886 में लाला श्रीनिवासन दास के संयोक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। क्वेश्चन पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किसका आलोचना किया था? तो संयोजिता स्वयंवर की आलोचना किया था। उसके बाद से लास्ट में कह रहा है कि जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया गया था। लास्ट में उसे काशी में उनको बुलाया गया था। और आगे देखते हैं उनके बारे में। उनका जो भी क्वेश्चन पूछता है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो उस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया जो आप लोग का पीवाईक्यू में आ गया है। देखिए उनका उपन्यास में रहस्य कथा लिखे हैं, नूतन ब्रह्मचारी लिखे हैं, अभी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछता है। 100 अजान एक सुजान में लिखे हैं। इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछ दिया उपन्यास में। इसको आप लोग को याद करना है। और ये पेज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग से याद रखना। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है कि एक रोगी एक वैद, रेल का विकेट खेल और बाल विवाह किन का उपन्यास है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछ देता है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो में से भागना नहीं है। जैसे ही बातचीत पार्ट आएगा बहुत मजा आएगा। आप लोग का कहानी बहुत शॉर्ट में बिल्कुल याद करा देंगे। आप लोग एग्जाम हॉल में जाकर भूलिएगा नहीं। अभी तो उनका पार्ट परिचय, उनके जीवन परिचय हम लोग देख रहे हैं। जैसे ही पार्ट पे हम लोग आएंगे तो कुछ भी नहीं भूलिएगा। और उनका एक जो निबंध है, एक 1000 आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखे। और जो भट्ट निबंध माला है वो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का कौन सा निबंध माला है जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो भट्ट निबंध माला जो निबंध है उनका, वो 2 खंडों में उसको प्रकाशित किया गया था। इसको याद रखिएगा। इसका सन भी याद कर लीजिएगा कि कब से कब फर्स्ट पार्ट प्रकाशित हुआ था, कब दूसरा पार्ट प्रकाशित हुआ था।
और ये आप लोग को मालूम कि भारतेंदु के प्रमुख साहित्यकारों में से भारतेंदु के एक कवि थे और आलोचक भी थे। आलोचना करने का भी काम करते थे, किसी भी जो समय का जो भी कोई निबंध उबंध आता था उसका आलोचना भी करने का काम करते थे बालकृष्ण भट्ट जी। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को हम लोग। अब चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है और चैप्टर का नाम ही है बातचीत। बातचीत के बात आता है तो समझ में क्या आता है। कवि तो यहाँ पे लिखा है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हो, उसमें से वाक शक्ति भी, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति भी है। यदि मनुष्य की और इंद्रियों की अपनी अपनी शक्तियों का अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज हो के मानते, लुंज पुंज हो कोने में बैठा दिए गए होते और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों द्वारा करते और उसे अवाक के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न सुनते। इस शक्ति से अनेक फायदे और स्पीच वक्तृता बातचीत करने का दोनों होता है। कवि कहना चाहता है कि अगर हम लोग में बातचीत करने का तरीका नहीं होता, अगर बातचीत नहीं करते तो हम लोग का जानवरों जैसा स्थिति होता। जानवरों में भी तो बातचीत करने का कोई ना कोई तरीका होगा, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं होता है उन लोगों में तो वही स्थिति होता। जानवरों जैसा हम लोग का स्थिति होता, नहीं बोलते तो अपना सुख दुख व्यक्त नहीं करते। सुख दुख व्यक्त करने के लिए भी बातचीत करना जरूरी है, एक दूसरे से अपना दुख बताने के लिए बातचीत करना जरूरी है। बात सही है। मान लीजिए कि आप लोग के एज में बहुत ज्यादा दिल टूटता है, अगर किसी का दिल टूट गया हो, एगो यार आता है पूछता है का रे यारवा काहे मुंह लटकैले बारिश, तू कहता है कि का करे भाई धोखा दे दे ले बिया। ऐसा होता ही है। अब दुख उससे बताओगे तो मुंह लटकते, अच्छा इसी तरह बोल देता है जैसे फेस बनाई रहिएगा ना क्लास में, का रे काहे मुंह लटकैले बारिश, तू कहता है का रे कोनो आएगा आपका दोस्त, तू बोलेगा का रे कोनो धोखा दे ले बिया का। इस तरह बात बोल देते, इससे क्या आपके फेस से उसको दुख पता चल जाता है इसका क्या दुख है और किस एज में कौन सा दुख होता है ये भी पता चल जाता है। क्लास में 10 क्लास में आप पढ़ रहे हैं, चाहे इंटर में आप पढ़ रहे हैं, उस एज के हैं और उसमें कोई दुख लेकर क्लास में बैठे हैं तो भले दुख आपका दूसरा कोई कहेगा कि जरूर एक दिल टूटो लगे कि आजकल आशिकों का जमाना चल रहा है, मजनुओं का जमाना चल रहा है। तो हम अपना सुख दुख व्यक्त बातचीत के जरिए करते हैं, वही कवि लेखक इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। और आगे देखते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जहां आदमी अपनी जिंदगी के मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की आदि की जरूरत है, वहां बातचीत भी उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? देखिए जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है ना वो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। बात सही है। गांव में देखते हैं औरतें लाठी डंडा से तो झगड़ा कर नहीं सकती है, उसके मन में उसके प्रति जलन, उसके मन में उसके प्रति जितना जलन बैठा हुआ वो कैसे निकलेगा। तो अब एक दूसरे के एकदम अच्छा से अच्छा एकदम नया 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 गाली लाला कर गाली देती है लोग, झगड़ा करती है लोग, उससे अपने मवाद मन का निकाले। तो उसी सब चीजों को जो कचरा मन में बैठा हुआ तो उसको मवाद बोला गया। आप लोग भी हैं हमेशा देखिए जो कमजोर होता है ना वही गाली देता है। तो आप लोग गुस्सा करते हैं, मान लीजिए आपसे बलशाली है और आप उसे पीट नहीं सकते, आपका दोस्त है एकदम 50 गो रोटी खाता है एकदम बलशाली है, आप उससे पीट नहीं सकते, आप पीटने में पहुंच नहीं सकते, तो दूसरा उपाय क्या है? या तो जाके किसी से उसका बुराई करिएगा और नहीं तो बुराई नहीं करिएगा तो क्या करिएगा? गाली दीजिएगा। गाली देकर वहां पे अपना मन का भड़ास निकालिएगा, अपना मन का मवाद निकालिएगा, अपने मन का कचरा निकालिएगा। तो इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि बातचीत एक जरिया ही है, फायदा भी है। बहुत लोग अपना दुख किसी से नहीं कहते हैं बाबू, तो सुसाइड कर लेते हैं। डिप्रेशन में कोई क्यों जाता है? एक ही बात को सोचते रहेगा, किसी से बताएगा नहीं कि हम जो काम किए बहुत गलत कर दिए, चाहे इसमें फेल हो गए, हम लोग को नहीं होना चाहिए। अपने बात को किसी को बताता नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में उतार चढ़ाव आता ही है और वो आएगा ही, लेकिन आप अपने बातचीत को एक दूसरे से शेयर जरूर करिए। जैसे ही शेयर करिएगा ना तो अपना मन हल्का होगा। बोल रहे हैं लेखक यहाँ पे कि जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। यानी आपके मन में जो कुछ भी बैठा हुआ है आप किसी से कह देते हो, अपने मन से निकल जाता है। लोग भले कहते हैं कि दुख किसी से बांटना नहीं चाहिए,
काहे नहीं दुख बांटना, दुख बांटने से ही कम होता है ना। दुख आप किसी से, चलिए सब किसी से नहीं कर सकते, मान लीजिए आपका दिल टूटा है, उसी लड़की के चलते आप किसी लड़का को का किए हैं कि कभी अपने दोस्त को धोखा दिए हैं, कह रहे हैं कि ना हमरा खातिर उहे भगवान बिया, हम और कभी दी हैं, बाद में का करके छोड़ के चल जाएगी, तू आपका दोस्त हो तो माजा लेवे का रे, तो उहे नु काम में आवत है। जो अब देख वहीं से उपाय तो कैले भी है नु, तो अब आपसे क्या होगा, और आप टेंशन में चले जाइएगा। लेकिन उस वैसा भी एक दोस्त रखिए जिससे आप सब कुछ बता दे, और लड़कियों के चलते अपने दोस्तों को मत छोड़िए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक इंसान लाइफ में होना चाहिए जिससे आप मन के एक एक बात को बता दे, वो आपको सही गाइडेंस देता, वह इंसान को ढूंढने का काम आप लोगों को करना चाहिए। और आप लोग खुद से करिए, वो आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लड़की दोस्त भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में क्या आगे कह रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। कह रहे सोच तब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और गुण प्रकट नहीं होता है, गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन इसके बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षरता होता है। इसको समझाएंगे। चलो सबसे पहले इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में है। बेन जॉनसन बोलते हैं मनुष्य को बोलने से उसका साक्षरता पता चलता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है। पहले बात सुनिए ना, बेन जॉनसन बोले या ना बोले, हमारे यहाँ इस बात को हमेशा बोला जाता है कि गांव में सुनबे करते हो तो बोलते हैं कि एगो लड़का के एगो शब्द से ओकरा पूरा खानदान के संस्कार के पता चल जाता है, इस बात को बोला जाता है। मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग ही बताइए, अगर कोई इस 12th में आप लोग को कोई तो इज्जत तो आप लोग का होगा नहीं पहले। अगर इज्जत थोड़ा सा मान लीजिए कोई दे रहा है, कोई लड़का आया बोला रे दीदी है नहीं बे, जो ना चाची बोलैली ह चाहे आंटी बोलैली ह चाहे लड़का हो तो उसे बोले रे भैया रे है नहीं बे, जो ना मम्मी बोलैलस हिया, एंग आप बोल दे। अगर वही कोई लड़का आए आपके पास, आप लोग के पास तो कोई आप लोग का इज्जत तो है नहीं भाई, क्या इज्जत है, पैसे कमाएंगे तो ना इज्जत होगा। वही कोई लड़का है वहां पे कहे ए भैया जी माँ न बोलैली ह, चली ना माँ मम्मी जी बोलैनी है चाहे माँ बोलैली ह, चाहे वही आके कहे ए दीदी चली ना हमार मम्मी बोलैली ह, हम माँ हमार बोलैली है। आपको कितना अच्छा लगेगा कि दीदी जी बोला। वही एगो था जब ससुर रे तो आपको कहा कि रे दीदी है नहीं बे, उसको कोई बट चल हट होना, ऐसा डांट के भगा दीजिएगा। तो ऐसा है, बात ऐसा ही होना चाहिए। बातचीत करने का तरीका अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं है, क्योंकि इस देश में हमेशा बोलने वाला का इतिहास लिखा जाता है, न कि गुंगों का इतिहास लिखा जाता है। आज बातचीत करने का तरीका मालूम था कि लालू यादव इतना फेमस हुए और लोगों के रैलियों में हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग आते थे, लेकिन लालू यादव के रैली में जानते हैं किस लिए आते थे? लालू के बात सुनने के लिए आते थे। लालू यादव ने क्या कहा था? तुम मुझ संसद भवन में कहा था कि तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो दिक्कत होगा। इस बात को उन्होंने संसद भवन में बोला था। तो लालू यादव के पास बोलने का कला था, समझ में आया? वह ममता बनर्जी से पूछती है कि ममता बहन आपने रेल मांगा था, तो वो बोलती है कि नहीं मांगे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मांगे थे तो नहीं मिलेगा। एक और बात उन्होंने लालू यादव ने बोला था, मुझे उनका डायलॉग बहुत ज्यादा याद हुआ था। एक और डायलॉग बोला था अटल बिहारी वाजपेयी को कि आपको माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि एक दिन अटल प्रधानमंत्री बनेगा, आप तो महाराज दो बार प्रधानमंत्री बन गए, अब तो आप कुर्सी का जान छोड़िए महाराज, जाइए आप दूसरे जगह। इस बात को लालू यादव बोले थे। तो लालू यादव का भाषण सुनने लोग आते थे, ये भी बोलते थे कि आधा रोटी तावा में, मोदी जो है ना हवा में। ऐसा ऐसा डायलॉग लालू यादव बोलने का काम करते थे। बात का लहजा है, बात ही है ना कि बहुत से आज लेखक जो हैं बहुत फेमस हैं लोग, जैसे जॉन एलिया का नाम सुने होंगे। इस पे शेर के माध्यम से अपने दिल के दर्द को रखने का काम करते हैं। और उनका एक शेर है कि तुम जब आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, तुम जब आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरे तन्हाई में मेरे जिंदगी में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरे जिंदगी में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
और मेरे कमरे की सजाने की तमन्ना है तुम्हें, और मेरे कमरे की सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इस सारे बातों को लेकर जॉन एलिया बोले अपने मन के दर्द को बात के माध्यम से, शायरी के माध्यम से बताते। तो शायरी करना भी ये है कि बसे बवेले कितना शायर सुनिएगा, सुना सकते हैं कि बसे बवेले साहब बोले हैं कि सब झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सब झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। यानी हम लोग अपना दुख दर्द इसी सब के माध्यम से बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी दो बर्तन आसपास सटा के रख दिए जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। ठीक वैसे ही दो आदमी पास बैठ जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। हाँ, इसी में तो मजनू को लेना है। एक मजनू दूसरे मजनू को बोलता है कि तुम बस पास बैठे रहो, हमारे कुछ मत कहो। इससे हमको बहुत बड़ा सुकून बहुत ज्यादा मिलता है। समझ में आया? जो मन गुफ्तगू, जो बिना मन की बिना बात की जो बात होता है ना, वही असल बात होता है। बस एक दूसरे के फेस पढ़ के आराम से इशारों इशारों में बात कर लेता है लोग। वो बेंच की उस साइड बैठी है, वो बेंच की उस साइड बैठा है, और दोनों का इशारा इशारा में बात हो रहा है, तो बात होता है। घूर के बात करते हैं, घूर तो आइए जाएगा। इस एग्जाम्पल को आप लोग बातचीत में ही मत लीजिएगा कि गर्म दूध और ठंडे पानी को एक साथ रख दीजिए एक दूसरे का गुण। वैसा आपका तो अगर दोस्त भी मिल जाएगा ना, तो वैसा ही आप लोग का हाल होने वाला है। तो अब दोस्त मिल जाए छुछुंदर तो का आप साधु का आइएगा। ऐसे ही गाँव में बोला जाता है कि 100 चोर में एगो साधु रही तो साधु ना का वो चोरे का है। हुए हाल है कि संगत का असर पड़ता ही है। कोई भी व्यक्ति हो, संगत का असर पड़ता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल लेखक ने दे दिया बातचीत पाठ में। इसको बातचीत के माध्यम से नहीं देखना है। असल बात है कि चलिए बिन बात की हम लोग का गुण एक दूसरे में चला जाता है, लेकिन इसका रियल जीवन में प्रयोग है कि संगत का असर पड़ता ही है। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। चढ़ाएगा आपका दोस्त की जाओ मिल आओ, ये कर रहा हो वो कर रहा हो, लेकिन जाना नहीं, कुटा भी जाइएगा। तो संगत के फेर में नहीं पड़ना। अब किसी को सिगरेट पीने का शौक है, आप भी पीजिएगा तो कुटा जाइएगा। समझ में आया? तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बाल कृष्ण भट्ट, आगे बाल कृष्ण भट्ट क्या कहते हैं कि दो बूढ़ों का बातचीत जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय के ऐसी दास्तान सुनाते हैं जिसे चार चार सोच और 200 झूठ बोलते हैं। बुढ़ऊ लोग सही बात है, झूठ बोलते रहते हैं हमेशा। बात सुने होंगे कि एगो ससुरा तनी के पढ़ता रसन, जौन तनी के इंटरव्यू में पढ़ता रसन, वो पढ़ाइया हमनी के 5वीं क्लास में हो जाते हैं। ऐसा बात बोलते हैं लोग बुढ़ऊ लोग। और बताइए भाई 5 क्लास में कैसे हो जाता होगा? मैं उन बुढ़ऊ से पूछना चाहते थे, आप उस समय मोबाइल चलाना जानते थे? इतना टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे? नहीं ना जानते थे। तो उस समय ऐसा कि अब मैं गार्जियनों से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आपके समय में इंस्टाग्राम नहीं था, आपके समय में फेसबुक नहीं था, आपके समय में यूट्यूब नहीं था। तो आप अपने बच्चे को अपना गुनहगार मत समझे कि आपका बच्चा गुनहगार है। उससे आपको बचाने की जरूरत है। जब आपका बच्चा 12 से 20 साल का है तो उसको आप बचाइए। क्योंकि पहले ऑर्केस्ट्रा गांव में एक बार आता था, या किसी के शादी में आएगा, या कोई फंक्शन आप लोग गांव के सामूहिक लोग मिला के कराएंगे तब ऑर्केस्ट्रा या नाच आएगा। लेकिन आज ऑर्केस्ट्रा और नाच इंस्टाग्राम पे 24 घंटा आता है आपके बच्चे के मोबाइल में। तो बचाने का काम आपको करना है, गार्जियनों को, न कि आपका बच्चा उसमें दोषी है। उसमें दोषी आप हैं कि आप बच्चे को सही सिखाइए कि गलत चीजें अब सही है। अपने बच्चे कभी दुश्मन नहीं होते हैं, उनका एज है, उस एज में वो गलतियां करेंगे, उसके सुधारने का काम आप करिए। आप अपने गांव में, अपने सॉरी अपने खेत में किसानों को सॉरी खेत में मजदूरों के भरोसे आप नहीं छोड़ते अपने खेत को, लेकिन आप अपने बच्चों को शिक्षक के भरोसे छोड़ देते हैं। शिक्षक 6 घंटे में क्या ही सिखा सकता है? आपको शाम को बकैती करने से अच्छा कि आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, उसका मन के भावना देखिए, उसका मन क्या है, उसको अच्छे अच्छे बातें बताइए और उसके साथ टाइम एक्सपेंड करिए। जैसे ही उसके साथ टाइम एक्सपेंड करिएगा तो आपका बच्चा बेहतर होने लगेगा। समझ में आया? तो चलिए, दो बूढ़ों के बातचीत, बाबा आदम के जमाने के बातचीत नहीं करना चाहिए, वैसा होता ही है। सबसे बढ़िया बातचीत तो ही होता है दो हम सहेलियों का बातचीत, कुछ जायका ही निराला है, उसका समुद्र मानो उमर चाला है।
हाँ ये नु बातचीत होता होगा आजकल के लड़कियों का का बातचीत होगा का रे तू वाला के बा तू कहती होगी कि तू वाला से तो बढ़िया बा हमारे ये नु बातचीत होगा उससे नहीं आते होगी तो कहते हो, बाप रे और बिया नु बारका उरती है ओकर वाला हई है सामान देला सिकरी देला ती देला ये सब में बातचीत होता होगा आजकल के युवाओं के बीच आ दो अ, युवाओं के बीच क्या सहेलियों के बीच तो जो बातचीत होता है क्वेश्चन भी है कि दो सहेलियों के बीच कैसा बात होता है तो समुद्र होता है औरतों का आदत ही होता है एक दूसरे का आलोचना करना वो उसका बुराई करेगी उसका बुराई करेगी भाई झगड़ा तो छोटा छोटा तो कर नहीं सकती है तो एक ही एगो उपाय है उसका शिकायत करके अपने मन का भ्रास निकालना अपने मन का मवाद निकालना निकालती हैं लड़कियां बुरा मत मानना हंसने के लिए मैंने इस बात को बोला दो लड़कों के बीच जो बात होता है ना भाई आजकल जैसे ट्वेल्थ में दूगो है वो का बात करेगा आपको हम का बताएं वो तो जो बात करेगा तो हम सुनने वाला एक भी शब्द जो है जो ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कोई बोल दे क्लास में बोल दे वैसा वैसा बात करता है और कार्य क्या बताई देखना हुआ हमरा के चप्पल से मरले भी है तो चप्पल भी रैले भी है ऐसा ऐसा बात करता है लोग उसके मुझे कार तुरा लिखा यही सब होता है आजकल के जमाने में आजकल के बच्चे युवा यही बात कर रहे हैं साइंस का बात नहीं करेगा विज्ञान का बात नहीं करेगा हाँ राजनीति का टाइम आएगा तो राजनीति का बात करेगा कि हमारे जमीन में थाना है तो हम इसका सपोर्टर है बड़का बड़का फेंकेगा कि हम हई है हऊ है ऐसा ही बात होता है युवाओं के बीच लेकिन उसका अब चाहे इंस्टा खोल के उसका आईडी देख सकते हैं चाहे अपने दोस्तों से क्या चैटिंग किया है देख सकते हैं हर इंसान का दो रूप है और उन लोगों में भी दो रूप पाया जाता है समझ में आया उनका अगर चैटिंग देख लीजिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि पर्टिकुलर वो व्यक्ति वही है लगेगा कि ना ये हो ही नहीं के सकत तो ऐसा ऐसा बातचीत होता है और दो मजा तब आता है जब दो गो बुढ़िया के बीच बातचीत होता है आगे लेकर बताते हैं कि दो बुढ़ियों के बातचीत का मुख्य प्रकरण का है बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू और बेटियों को गीला शिकवा होगा या तो बिगाड़ने का कोई ऐसा रमसरन छे बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोहे दांत होगा सही बात है भाई दू गो बुढ़िया का बतियाएगी कहेगी बाप रे एगो हमनी के रहनी सन जब हमनी के अपना सास ससुर से ऊंचा आवाज में बात ना कल जा भसुर ससुर भसुर चिन्हल जा उन लोग के सामने खड़ा ना कल जाए एगो एकनी के बारे में हम क्लास में अक्सर एग्जाम्पल देते हैं तुम लोग को भी एग्जाम्पल देते हैं अगर कोई नया नया बहू आज ही की उतरी हुई है आ गांव के सारा बुढ़िया मुंह देखने उसको आई तो उस दिन का कभी बहू सिटी की है नई जमाने की जॉब करती है सोचो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इंजीनियरिंग करके आई है गांव में फर्स्ट बस उसका शादी हुआ है गांव में आई है उसको मुंह देखने के लिए गांव के सारे काकी लोग आई हुई लो तो क्या कहेंगी लो फर्स्ट दिन है कि फर्स्ट दिन आएगी तो उस तो संस्कारित है काकी कुछ दिन पूरा तेल वोल मालिश की शरीर में माथा में तेल लगा दी क्रीम पाउडर मुंह में लगा दी मुंह में लगाने के बाद से एक साड़ी दे दी साड़ी देने के बाद से उस पे 500 रुपया रख के दे दी कि ली लो दादी जाई लो ली लो मम्मी जाई लो बोल के चले गई चले गए उस दिन बुढ़िया गांव भर जाके कहेगी कि फलानवा के एगो पतो आयल बिया बहू आयल बिया बाप रे बाप इतना निमन बिया ओकर माई बाप का ओकरा के संस्कार दिल बा इतना अच्छा मार हमरा के क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगैलस तेल लगैलस पूरा सेवा बढ़िया से कैलस वही पर एगो साड़ियों दिलस साड़ी के साथ साथ देखो ना 500 रुपया दिलस आज ले कोनो औरत हमरा के 500 रुपया कोनो पतो ना दिली सन हमरे पतो ही आयल तो का कैलस हमरा के कुछ ना दिलस खाली तेल तासन कह के छोड़ दिलस लेकिन उनके पतो भी बाप राम हो राम वैसन पतो भगवान सबका घरे दे उस दिन यही बोले गिलो जैसे ही अगला दिन वो का करेगी मान लो शहर के स्कूटी चलाना अपाची चलाना पल्सर चलाना जानती जैसे ही अगला दिन वो बहू का करेगी जीन्स पहन ले टी शर्ट पहन ले और अपाची लेकर निकल जाए अभी वो भी नहीं तो मान लीजिए शहर के लड़कियों को क्या बोलते हैं मेडिटेशन योगा करने की आदत है छत पर चल जाए ब्लेजर पहन ले टी शर्ट पहन ले और छत पर चढ़ के योगा करने लगे हेडफोन लगाकर तो अब वह औरत जो आज बड़ाई कर रही थी कल कहेगी कल सुबह में देख लेगी उसको छत पे योगा करते हुए ब्लेजर में और टी शर्ट में तो कहेगी बाप रे बाप होकरा तो तनको लाजे नहीं खे इसको बोलते हैं विचार विमर्श का परिवर्तन तुरंत विचार का बदल जाएगा
फलाना के पतो हो के कोनो लाज हाया बा, सौसे भसो केहू को छत पर चढ़ जाती है, मार से गाना बजा लेती है, आ कान में दुका एगो भोंबू लगा लेती है, आ एकदम लागल रहती है, तनको ओकरा लाजे शरम नहीं खे। आ अभी एक दिन पहले उसका बुराई करेगी, अगला दिन वैसा ही करेगी। तो इसको बोलते हैं विचार पर। तो दो बुढ़िया के बीच यह बात होता है। भले अपने समय में वो भी होगी, वो अलग बात है, लेकिन हमने पतोहिया को उड़ने नहीं देती है लोग। ये सब तो हाल होता है। तो दो बुढ़ियों के बीच हमेशा जब गांव देहात में बोला जाला कि कुछ रही बेल नहीं करेगी लोग, तो कुछ रही बेल नहीं करने का काम करती है, ये हम नहीं बोले भाई, लेखक बोल रहे हैं, उसी बात को मैंने बोल दिया। तो उन लोग का भी बात करने का अंदाज बहुत बढ़िया होता है। और एक और बात बता दें कि लड़कियों के बीच में बात करना और एक सब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि दो औरतें कभी चुप नहीं होती हैं। इस पे एक कहानी भी है। एक राजा थे, उन्होंने बोला बोला कि दुनिया के सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले व्यक्ति को बुलाइए, उसको मुझे जरूरत है, उसके सबसे पहले मैं पुरस्कृत करूंगा, इनाम दूंगा। तो एक एक झूठ बोलने वाला आया। कोई बोला कि हम रास्ता में देखे कि एगो व्यक्ति था, उसका तून भी गिर रहा था, तो उसका दाढ़ी भी गिर जा रहा था। एक आया तो बोला कि हम देखे कि हाथी हाथी जो है वो नारियल के पेड़ पर चढ़ी थी, जैसे ही नारियल पेड़ पर से चढ़ी तो चूहा के पीठ पे बैठकर और दौड़ के भागने लगी। ऐसा ऐसा बात बोला। लेकिन उसके बाद से एगो व्यक्ति आया, उसने कहा कि साहेब, राजा इन सबको बोले राजा कि ना, एक से एक लाखों आये झूठ बोलने वाला, झूठ बोल के गया लोग। राजा को विश्वास में कहा कि ना, एक के झूठ नहीं कर सकता बोला। एगो व्यक्ति आया, उसने कहा कि आ रहे थे ना महाराज रास्तों में, तो दो गो औरत पीपल के पेड़ के पास बैठी थी, आ दोनों के दोनों चुप थी। राजा साहब के बस बस बस, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला ये है, क्योंकि दुनिया में दो औरतें कभी चुप नहीं हो सकती एक लगे बैठकर। तो सबसे बड़ा झूठ यही है, समझ में आया। तो इस बात को बोला गया इसमें। बाल कृष्ण भट्ट जाके कहते हैं कि वह शक्ति अपने में पैदा करे कि अपने आप से बात कर लिया करे। बिल्कुल बात सही है। जो बात हम लोग खुद से करते हैं ना, उसके बाद से या तो बाबा बन जाते हैं, या नहीं तो पागल ही हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है, खुद से बात करना सबसे बेस्ट तरीका है। हमेशा हम लोग के योग में बोला जाता है, रामदेव जी भी बोलते हैं और सारे लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए। भगवान बुद्ध भी बोले थे। उनको तो भगवान बोलना ही बोलते थे कि ऐसा बात में हमको भगवान नहीं बोलना चाहिए, आप लोगों में भगवान नहीं था। तो महात्मा बुद्ध जी बोलते थे कि आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं तुम बनो। समझ में आया। तो वो चीज कहाँ से आएगा? मेडिटेशन करने से आएगा, ध्यान धरने से आएगा। प्रेमानंद महाराज जी वही आप लोग को बताते हैं। कोई भी महान व्यक्ति है, वो मेडिटेशन करने का तरीका बताएगा कि आप मेडिटेशन करिए। जैसे ही आप मेडिटेशन करिएगा तो आप एक बेहतर इंसान बनिएगा। तो मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि खुद से जो बात करिएगा ना, उसमें आपको कमी दिखेगा, आप में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। आगे चलकर आपको एक अर्धनारीश्वर पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। अर्धनारीश्वर पार्ट में आपको बताया गया है कि इंसान जो है ना, उसके मन में क्या चलता है, बस उस इंसान के अंदर का, उसी का मन का जो आईना होता है, जो शीशा होता है, वही जानता है। एक शायर सुने होंगे बशीर बरेलवी साहब के कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं होता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं होता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं होता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं होता। और बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा फासला रख, बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा फासला रख, क्योंकि जब दरिया समुद्र में मिलता है तो दरिया दरिया नहीं रहता, क्योंकि दरिया जब समुद्र में मिल जाता है तो दरिया दरिया नहीं रहता, यानी अपना अस्तित्व खत्म कर देता। वही हमारे मन में क्या चलता है सुबह से शाम तक, वो हम जानते हैं। इसी बात को 12th के ऑर्गेनाइजेशन पार्ट में बताया जाएगा आप लोगों को कि आपके मन में क्या चलता है, वो आप ही जानते हैं। तो और मेडिटेशन आप लोग को आना चाहिए। लास्ट में लेखक यही कहते, उसी बात को हमारे यहाँ कबीर दास भी कह गए ना कि बानी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो ऐसा शब्द बोलना चाहिए कि किसी को चोट ना लगे, उतना ही बोलना चाहिए। जैसे अगर आप लोगों को बोलना सीखना है ना कि कैसे, किस आवाज में हम लोग को किस टोन में बोलना चाहिए, आप लोग प्रेमानंद महाराज का और विकास दिव्य कृति सर का वीडियो देखना स्टार्ट कर दे।
जैसे ही विकास द्विवेदी सर का वीडियो आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको बोलना किस टोन में कैसे बोलना है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने एक टॉपिक कुछ छोड़ा है इसमें कि लेखक बोलता है कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बहुत अच्छा पाया जाता है। मैं बोलना चाहता हूँ बाल कृष्ण भट्ट जी को, आपने महाराज हमारे देश के महात्मा गांधी को नहीं सुना, इस बात को मुझे दिक्कत है। आपने इंदिरा गांधी को नहीं सुना, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं सुना, आपने विवेकानंद को नहीं सुना, और प्रेजेंट समय में आपने विकास द्विवेदी, आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद जी महाराज को नहीं सुना। अगर सुने होते तो आप भारत का बुराई नहीं करते। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन भारत के लोगों में भी होता है। बोलने की शालीनता क्या होता है, गरिमा क्या होता है, आप गांव में आकर देखिए यहाँ भी होता है। इन्होंने इस बात को बोला है कि यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा पाया जाता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति वहाँ बात करते हैं तो लगता है कि दो विद्वान बात कर रहे हैं। क्या हम लोगों में है कि पियकर दो को बात करेगा तो एक बार मारेंगे, बारात करेंगे, ये सब बात करेगा, अच्छी बात ऐसा होता है, ऐसा लोग पाए जाते हैं हर जगह। अच्छे लोग हैं, खराब है, ब्लैक एंड व्हाइट है हर जगह, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भी अच्छे लोग पाए जाते हैं, इस बात को उन्होंने बोला था और इस बात को मैंने नहीं समझा पाया। और एक और बात उन्होंने बोला था कि असल बात जो होता है दो व्यक्तियों के बीच बात होता है। जैसे तीन गो बी आएगा तो अकेला के बुआ उसको बोला जाता है अकेला बुआ, जब दो गो बात में तीसरा बोलती है तो उसको बोला जाता है अकेला बुआ। तो अकेला चाचा भी होला लोग बीच में अधोकही करे लो। और असल बातचीत दो कानों के, चार कानों के बीच ही होता है, 6 कानों के बीच नहीं होता। सही बात है। गांव से चलिए कुछ कही कर, उतना तेज तो कोई रॉकेट भी नहीं चलता है, नेटवर्क भी नहीं चलता है मोबाइल के। जैसे ही वहां घर से चलिए 5 किलोमीटर दूर बाजार में पहुंचिएगा, सुनिए की तरह गाँव में फलाना ये घर हेंगा कांड भइल बा, तू सोचेगा कि भाई एकरा केंगा पता बा। गोली से भी तेज जो चलने वाला चीज है तो वो है बात। बात चलता है एक कान से दो कान तक, दो कान से तीन, बहुत फास्ट पहुंचा है। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए कभी भी। सही बात है, अपना कमी किसी खास से ही बताइए जो आपके बारे में जानता हो। और बातचीत में मित्रता गाढ़ा भी होता है, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र का एकदम पूरा जानता है कि असल रूप एक मित्र दूसरे मित्र का जानता है। ए और बी दो गो दोस्त है लो ना, तो ए जौन है नो तो बी के बारे में एक एक चीज जानता होगा, अब बी जौन है तो एक के बारे में एक एक चीज जानता हो, वो एक एक चीज जिसके बारे में पूरा संसार कोई नहीं जानता है। इतना जितना नकारात्मक इसमें का चीज है ये उसके जानेगा, वो इसका जानेगा, इन लोग के अलावा कोई नहीं जानेगा। इसके ना मम्मी पापा जानेंगे, ना भाई, ना दोस्त, ना मास्टर, ना कोई नहीं जानेगा। समझ में आया? वही एक दूसरे के बीच का, दोनों एक दूसरे का कमी जानेगा लो, और इसी कमी के चलते दोनों दोस्त रहता है लो। तो दुश्मनी इतना जम कर करना, अगर कभी हम फिर दोस्त हो तो एक दूसरे के सामने जब खड़ा हो तो शर्मिंदगी ना फील करना पड़े। बस ही बरेलवी साहब का एक शेर है। तो इन लोग का दोस्ती इतना जकड़ जाता है, कहा है कि दोनों एक दूसरे का कमी जानता है। वो कहता है कि ठीक बात है, कौन ते हमारे से दुश्मनी करना, अगर ते एगो हमारे बात कहबे तो पूरा खानदान के डिटेल निकाल देम कि ते कौन कौन कांड कोइले बारिश, तो बाबजी से कह देम, तो गांव में कह देम, हाला कर देम। यही होता है। तो एक दूसरे का कमी के चलते मित्रता क्लोज भी होते जाती है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की इसलिए घनिष्ठ होता जाता है क्योंकि अभी एगो फैक्ट है। समझ में आया? तो बातचीत का इतना वैल्यू है। आप लोग से यही कहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि हमेशा रेस्पेक्ट से बोलिए। गिव रिस्पेक्ट तो टेक रिस्पेक्ट। पहले आप किसी को इज्जत दीजिएगा तो वो आपको इज्जत देगा। यानी बोलने अच्छे से बोलना चाहिए आपको किसी से। हमारे यहाँ बिहार में अक्सर चलता है कि हम लोग तो भोजपुरी बोलते हैं, और भोजपुरी में जब रउआ कह के बोलते हैं लोग, चाहे जी लगा के बोलते हैं लोग कि चाचा जी, दादाजी, बाबा बोलते हैं लोग तो बाबा जी, दादी जी, ऐसा शब्द अगर आप लोग बोलते हैं तो आपको कोई इज्जत करेगा, वो भी आपको रेस्पेक्ट से ही बोलेगा। मैं अक्सर इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं जानता हूँ, मुझे जिनको मैं बाबा जी, दादाजी कहता हूँ वो भी मुझे जी ही बोलते हैं कि बोली क्या कहते हैं। वो लोग भी रेस्पेक्ट से ही बोलते हैं और इस चीज मुझे अच्छा भी लगता है। तो चलिए, आज का पार्ट यही समाप्त होता है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर लेकर, और बहुत ही मजा आएगा अगले चैप्टर में भी। आप लोग वीडियो से और आप लोग क्लास से भागिएगा नहीं, अगले क्लास का इंतजार करिए, उसका नेक्स्ट क्लास का वीडियो कल मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।